हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 दिसंबर का करंट अफेयर। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का थॉट है कि लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, लेकिन यदि वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, फिर हम सोचते हैं कि उससे वापस जाके हम कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। तो आप जितना रास्ता आपने तय कर लिया है उतना रास्ता आपको पार करना पड़ेगा। तो हम लगे रहें नित प्रति, उसमें अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहें, हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 8 दिसंबर का करंट अफेयर का, कि आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसको याद रखिएगा, 100 अरब डॉलर। आपको ये राशि भी याद करनी पड़ेगी कि 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत। 2021 से लेकर 2022 तक इसमें कितनी ग्रोथ हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 12% की। इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो कौन सी कंट्री से होता है? भारत को यूएसए से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात वर्ल्ड बैंक की हुई है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन ब्रोड कॉन्फ्रेंस हुआ था जो 1945 में। इसको आपको याद रखना है। और जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या कहा जाता है? तो इनको जुड़वा संगठन भी कहा जाता है। इनको याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किस किस कंडीशन में लोन देते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन है? वो इंदरजीत हैं, इंदरजीत से हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। और ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, जो कार्य करने की ईजीएस्ट तरीके से कार्य करने की जो रिपोर्ट आती है, ये कौन सी कंट्री, मतलब कौन से देश का कौन सा रैंक है? तो अभी ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट निकाली है उसमें इंडिया ने अब इस रिपोर्ट को मानना अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि इसमें इंडिया का रैंक बहुत बुरा आया था, जबकि इंडिया में वैसी कंडीशंस भी नहीं है। तो याद रखना है इसको कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इस रिपोर्ट को अब समाप्त कर दिया गया है। अब ये वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट नहीं पब्लिश करेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? अब ये एविएशन की बात हो रही है और ग्लोबल एविएशन की बात हो रही है, मींस ये उड़ान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो भारत की जो रैंक प्राप्त हुई है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। भारत का रैंक 48 आया है। पहली बार जो है वो भारत टॉप 50 में आया है। इसके पहले ये 2022 का रैंकिंग है। यदि हम 2021 के रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत का रैंक 102 था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अधिक इसमें प्रगति हुई है कि हम डायरेक्ट 102 से कौन से रैंक पे आ गए हैं? 48 रैंक पर आ गए हैं। 48 नंबर इंडिया को प्राप्त हुआ है। और एक और देश है जॉर्जिया, जिसको भी 48 रैंक प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा जॉर्जिया को। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। फिर इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो एग्ज़ाम में अभी पूछे जा रहे हैं, जैसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रिसेंटली एग्ज़ाम में। तो जो कार्बन न्यूट्रल फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया है वो है लेह लद्दाख। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कार्बन न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब ज़ीरो कार्बन नहीं होता है। इसका मतलब होता है जितने कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतना ही इमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है वो लेह लद्दाख है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाला कौन सा एयरपोर्ट है? तो सोलर एनर्जी से चलने वाला जो एयरपोर्ट है ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो दिल्ली में स्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट है। और ओवरऑल जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है तो वो कौन से एयरपोर्ट को मिला है? तो वो मिला है कैंप गोड़ा। इसको भी आपको याद रखना है।
कैंप जो गोड़ा एयरपोर्ट है इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। फिर कुछ और सूचकांक हैं, इंडेक्सेस हैं। मैंने पर्टिकुलर एक इंडेक्सेस का वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सूचकांक है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसको कौन सा संगठन इसको पब्लिश करता है? तो संगठन है UNDP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको याद रखिएगा। HDI इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 132 रैंक है। और HDI में जो 3 पैरामीटर होते हैं तो आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं। फिर आता है खुशहाली सूचकांक। खुशहाली के पहले आप शांति सूचकांक याद कर लीजिए कि पीस में कौन सा रैंक है इंडिया का, तो वो रैंक है 135। तो जब पीस का क्या होता है, जब शांति भंग होती है तो क्या होती है? खुशी छिन जाती है। तो खुशी में मतलब जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 136। और जहाँ पर हैप्पीनेस नहीं होती वहाँ पे हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि 136 जो है वो खुशहाली सूचकांक में इंडिया का रैंक है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो ये तो इसमें इंडिया का सबसे लास्ट में रैंक आया था। 180 देशों में इंडिया का रैंक 180 था। तो आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में इंडिया कितना पीछे है, तो इसको याद रखिएगा। फिर प्रेस फ्रीडम सूचकांक है, तो प्रेस फ्रीडम सूचकांक में इंडिया का रैंक है 150। तो इसको भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, खुशहाली सूचकांक तो पढ़ लिया है हमने, भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखना है इसको। इसमें भुखमरी में लोग साथ साथ रहते हैं, तो 107 ये इंडिया का रैंक है। इतने इंडेक्स आपको याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों, जिसको बोल सकते हैं कि जो फोर्ब्स है उसने एशिया में सबसे अधिक परमार्थ करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो नायक हैं, जो हीरोज़ हैं, हीरोज़ हम इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये एज अ हीरो जैसा काम कर रहे हैं, तो उनकी सूची जारी की है जिसमें 3 भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया है। इसमें बहुत अधिक पैसा है जिनके पास, गौतम अडानी जी हैं, शिव नाडर हैं और तीसरे हैं अशोक सूता। इन तीनों को नाम याद रखिएगा। ये कौन से व्यक्ति है जिन्होंने एशिया में सबसे अधिक परमार्थ मतलब दूसरों के हित में अच्छा काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, तो तीनों नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? याद रखिएगा ज्वालामुखी का क्या नाम है? सुमेरु ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर बहुत अधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। क्यों होते हैं? तो अगर आपने ज्योग्राफी में ये वाला ज्वालामुखी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने पैसिफिक रिंग फायर का नाम सुना होगा। पैसिफिक रिंग फायर, इसे अग्नि वलय कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र होता है ये। तो जो इंडोनेशिया है वो यहीं पाया जाता है। जो सुमेरु ज्वालामुखी है उसे क्या कहा जाता है? उसे द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, इन तीनों का बहुत अधिक क्या होता है? आना होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, क्या आपको पता है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। फिर ज्वालामुखी में किस तरीके से आता है? ज्वालामुखी में क्या होता है कि धरती के अंदर से क्या होता है? विस्फोट होता है, जिसमें से क्या निकलने लगता है? लावा निकलने लगता है। इसमें लावा होता है और मैग्मा होता है। और जब ये विस्फोट होता है तो इसमें क्या होता है? जो यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है उसे क्रेटर कहा जाता है। इस तरीके से ये आपने पढ़ा ही होगा। तो याद रखिएगा कौन सा ज्वालामुखी था? सुमेरु ज्वालामुखी। और कहाँ पर विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मोना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये कहाँ पर पाया जाता है? हवाई द्वीप USA में पाया जाता है, मोना लोआ। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन UPSC से लेके बहुत सारे एग्जाम में आया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये सारे ज्वालामुखी से रिलेटेड फैक्ट हमने एक साथ पढ़ लिए हैं कि जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है उसे किसे कहा जाता है? तो स्ट्रॉम वैली को कहा जाता है। फिर भारत में भी क्या सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो जी हाँ, अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन लैंड
जो जहाँ पर क्या है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2022 के लिए किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। जल शक्ति मंत्रालय, अब जल शक्ति मंत्रालय की नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि जल शक्ति मंत्रालय के जो हेड हैं वो कौन है। उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज, मतलब वाटर को किस तरीके से कंजर्वेशन करने के लिए एज अ हीरो की तरह उन्होंने काम किया है, जो बहुत ही सराहनीय था। तो वो अपनी स्टोरीज क्या करते हैं, पोर्टल पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर योर स्टोरीज। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लोगों का चयन होता है और उनको 10-10 हज़ार रुपये से सम्मानित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 3 लोगों को ये मिला है, 3 अलग अलग व्यक्ति, मतलब फाउंडेशंस कह सकते हैं इनको। एक गाजियाबाद का है ग्रीन बॉन्ड, तो एक आईएएस ऑफिसर है महेंद्र तंवर, इनको ये अवार्ड मिला है। सेकंड है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि एक एहसान फाउंडेशन है, उसको ये मिला है। और थर्ड है पूर्वजों की स्मृति के लिए जो जल का संरक्षण किया है, नेहा कुशवाहा। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। इससे आपको पूछा जा सकता है कि वाटर हीरोज अवार्ड किसे मिला है, तो वो ये तीनों महान व्यक्तित्व हैं जिनको वाटर हीरोज अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है ये भी हमने पढ़ लिया है, तो इसको याद रखिएगा। फिर भारत में स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश जो पहल शुरू हुई है, ये कहाँ पर हुई है, अंडमान निकोबार में हुई है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हर घर नल से जल, हर घर नल से जल का जो टारगेट है वो कब तक का है, 2024 तक का है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर हर घर नल से जल का 100% टारगेट कंप्लीट करने वाला स्टेट कौन सा बना है, तो वो बना है गोवा। और अगर एमपी में पूछा जाए कि कौन सा जिला बना है, तो उसको याद रखिएगा बुरहानपुर। ये तो हम डेली ही रिवाइज करते हैं, तो अब आपको याद हो ही गया होगा। फिर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 25 दिसंबर 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी, और हर घर नल से जल का टारगेट कब तक कंप्लीट करना है, 2024 तक कंप्लीट करना है। फिर जल की बात आई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो 22 मार्च होता है उसको क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की थीम क्या थी इस बार की, कि इनविजिबल को विजिबल बनाना, जो इनविजिबल वाटर है उसको क्या करना है, विजिबल बनाने का थीम रखी गई थी। इतने क्वेश्चन आपको विश्व जल दिवस से जल से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है कि स्वच्छ जल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 लक्ष्य हैं, उसमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो स्वच्छ जल को बताता है कि स्वच्छ जल करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनेगा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो डेट याद रखिएगा 7 दिसंबर 1949 से इसकी शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या है, तो धन इकट्ठा करने के लिए जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, या फिर जिनको कोई इंजरी हुई है, या जिन्होंने अपने प्राणों को, अपने मतलब जिनके परिवार के सदस्यों ने अपने देश के लिए शहादत दी है, तो इस तरीके से जो भी व्यक्तित्व है उनको क्या है, धन इकट्ठा करके उनकी सहायता की जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसके हेड कौन बने हैं, तो उसके हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं सी अचलेंद्र रेड्डी। ये नाम आपको याद रखना है, सी अचलेंद्र रेड्डी जो है वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब का है, तो ये 2002 का है, लेकिन 2003 से ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। और इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। और जो
इसका हेड क्वार्टर है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। इतनी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। फिर भारत में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ये वाला जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और जो पूर्वी घाट है वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि विश्व में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? तो अमेज़न, जो अमेज़न वर्षा वन है यहाँ पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और अमेज़न वर्षा वन को क्या कहा जाता है? तो अमेज़न वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या कहलाते हैं? अमेज़न वर्षा वन कहलाते हैं। फिर एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये कब आया था? 2005 का एक्ट था और 2006 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि यदि आप करंट अफेयर में वन लाइनर ना पढ़ के उसके जो भी आगे पीछे के जो स्टैटिक पोर्शन है अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NDDB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और अमूल द्वारा दूध उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक कौन सी तकनीक में किस देश को सहायता करने वाला है भारत? तो भारत करने वाला है सहायता श्रीलंका को। तो इसको भी याद रखिएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो पहले हेड थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन, जिन्हें क्या कहा जाता है? दुग्ध क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और NDRI का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो गुरुग्राम वो हरियाणा में है। इसको भी आपको याद रखना है। ये क्या है? नेशनल डेयरी, जो नेशनल डेयरी वाला संस्थान है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसको याद रखिएगा। फिर किस भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी विकसित की गई? अब ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि एक इस तरीके की प्रणाली रहेगी, इस तरीके का सिस्टम रहेगा जिसमें क्या होगा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप जो भी सब्सटेंस इसमें रख रहे हैं वो क्या रहेगा? वो गर्म रहेगा। तो इस तरीके से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर काम करेगा और जो भी इसके अंदर लिक्विड है या जो भी जिस टाइप का आपने कंटेंट रखा है वो क्या रहेगा? वो गर्म बना रहेगा। इस तरीके की ये टेक्निक विकसित की है IIT दिल्ली ने, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 में किस वैश्विक संस्था को प्रदान किया गया? ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा को। याद रखिएगा, इसे ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? पावर ऑफ वन पुरस्कार ये मिला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रदान किया गया है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि SDR का फुल फॉर्म क्या है? तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर कौन कौन सी करेंसी आती है? जैसे डॉलर आती है, यूरो आती है, और कौन कौन सी करेंसी आती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। फिर WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। फिर आज का जो प्रश्न है वो है 2021 में लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर सम्मान एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सम्मान 2021 में किसे दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और ये आज के करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और आप पढ़ते जाइए और जो पुराना करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते जाइए। और इसके अतिरिक्त मैंने अभी साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ, तो आप उसको देखते जाइएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।